नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस पेपर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मिसलेनियस और करंट अफेयर्स रिलेटेड, जैसे आपका पॉलिसी प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये एक जो डोमेन, साथ ही में स्पोर्ट्स, डिफेंस इत्यादि, ये जितने भी डोमेन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इस पर जो भी सवाल पूछे गए थे वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं पेपर में कौन कौन से जो है वो सवाल ऐसे पूछे गए थे। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट था इसमें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थे वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू और नीदर वन और टू। इसका आंसर देखो क्या है कि पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर, बिल्कुल ठीक है, और लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स, बेसिकली उसके लिए ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, और दूसरा भी ठीक है, इसका मकसद है टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। तो ये पहले दोनों ही इसमें ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, बिम्स्टेक से जुड़ा हुआ। देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप देखेंगे तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। पहला, इट इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसमें 7 मेंबर हैं 2025 तक, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, और ये ढाका डिक्लेरेशन 1997 से एग्जिस्टेंस में आया था, ये दूसरी स्टेटमेंट कहती है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997 से ये वजूद में आई थी संस्था, ना कि ढाका डिक्लेरेशन ऑफ 1999 से। तो दूसरी स्टेटमेंट हम इसमें गलत करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चे। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट को हम यहां पर गलत मान लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। और बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। इसमें ना नेपाल फाउंडिंग मेंबर नहीं था। जब ये संस्था बनी थी तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड थे। ठीक है, तो बिस्ट यानी आप कंट्री कह सकते हो। ठीक है, तो बाद में इसमें नेपाल ने ज्वाइन किया 2004 में अलॉन्ग विद भूटान। ठीक है, तो थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। फोर्थ जो है, बिम्स्टेक में सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म, अब ऑल दो ये पहले जरूर था भारत के पास सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म, बट आप बिम्स्टेक की साइट को अगर देखेंगे तो उसके अनुसार अब ये नहीं है टूरिज्म। ठीक है, अब जो है सिक्योरिटी एज डोमेन है इंडिया के पास, और उसके अंडर कुछ सेक्टर्स हैं, लेकिन उसके अंडर टूरिज्म एक सब सेक्टर के तौर पे नहीं है। इसका मतलब इसको भी हम रॉन्ग करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका वन ओनली इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। ये देखो, ये जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सेट बी के अनुसार कर रहे हैं। वैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपने अगर जो पेपर दिया तो उसमें आपका अलग अलग क्वेश्चन नंबर होगा, उसके हिसाब से आप जरूर देख लेना, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AI Action Summit held in Grand Palais, Paris in February 2025. Co-chaired with India, the event builds on the advances made at Bletchley Park Summit held in 2023 and Seoul Summit held in 2024. Along with other countries, US and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI. अब देखो, ये AI Action Summit जो ग्रैंड पलाइस पेरिस में फरवरी 2025 में हुई थी, उसके संदर्भ में पूछा गया है। देखो, इसमें फ्रांस ने को चेयर किया है भारत के साथ, ये बिल्कुल ठीक है।
और ये पहले जो इससे पहले सबमिट हुए थे, जैसे ब्लेटशली पार्क सबमिट 2023 और सियोल सबमिट 2024, उसकी एक एडवांसमेंट ही थी ये 2025 का सबमिट। और साथ ही में यूएस और यूके जैसे देशों ने इस ये जो डिक्लेरेशन थी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई में, उससे उससे जो है वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने इस पर डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर नहीं किए, दे आर नॉट सिग्नेटरी टू इट, बल्कि इंडिया, चाइना एंड फ्रांस आर सिग्नेटरीज टू इट। मतलब इंडिया ने, चाइना ने और फ्रांस ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन यूएस और यूके ने नहीं किए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूएस एंड यूके डिड नॉट साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। तो सिंपल, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसमें। ठीक है, तो आंसर ए आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 56, यहां कुछ इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर पेयरिंग दी हुई है, सामने साल दिए हुए हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल रेजिलिएंट टूरिज्म 2027, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। ये चारों ही जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये बिल्कुल ही करेक्ट मैचेस हैं चारों के चारों। ठीक है, तो ऑल द 4 इसमें आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस डोमेन से 57, consider the following statements with regard to BRICS. 16th BRICS summit was held under the chairship of Russia in Kazan. Indonesia has become a full member of BRICS. The theme of 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. देखो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 16th ब्रिक्स समिट रशिया की चेयरमैनशिप में कजान में हुआ, बिल्कुल ठीक है। इंडोनेशिया रिसेंटली फुल मेंबर बना है ब्रिक्स का, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और लेकिन यहां पर ये गलत है, मल्टीकल्चरलिज्म जो है ना, ये जो जब आप इसकी थीम को देखेंगे तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यहां पर एक वर्ड प्ले था, मल्टीलेटरलिज्म को उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म कर दिया था। तो इसी वजह से ये आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत होता है, विच मेक्स योर 1 and 2 करेक्ट, और इसकी वजह से आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट इज 59th, ये था बी सेट में। ठीक है, एक बार देखें तो इसमें क्या था, ये खो खो वर्ल्ड कप, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ये रिसेंटली इवेंट जो हुआ था खो खो वर्ल्ड कप 2025, तो इसमें दिल्ली में ही हुआ था। इंडियन मेन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 78-40, इंडियन वुमेन बीट नेपाल विद स्कोर ऑफ 54-36। अब यहां पे ना एक चालाकी की यूपीएससी ने, वैसे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, और दूसरा और तीसरा आपको सही लगेगा क्योंकि इंडियन मेंस टीम ने नेपाल की मेंस टीम को फाइनल में हराया, इंडियन वुमेन टीम ने नेपाल की वुमेन टीम को। लेकिन यहां गड़बड़ पता क्या किया है कि ये स्कोर लाइन जो है ना वो उल्टी दे दी है। ये स्कोर लाइन जो है वो जो मेंस टीम के आगे लिखी है वुमेन्स टीम की थी, और जो दूसरी है वो मेंस टीम की थी, ऑपोजिट कर दिया उन्होंने। तो ये दोनों गलत हो गए क्योंकि ऑपोजिट स्कोर लाइन दी गई है। तो फर्स्ट जो है वो ठीक है। ठीक है, तो ओनली, तो जिसकी वजह से आपका ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फाइनल ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024, गुकेश दोमराजू became the world's youngest winner after defeating the Russian player Ian Nepomniachtchi. ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा, an American chess player, holds the record of becoming world's youngest ever grandmaster. ये यहाँ पे दिया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। अगर इसमें देखें तो जो गुकेश दोमराजू हैं, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कैंडिडेट बने थे, ना कि ये ओलंपियाड विनर बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कैंडिडेट बने थे, यंगेस्ट, ना कि विनर। तो इसी वजह से ये हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट, अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड एवर ग्रैंड मास्टर। हाँ बिल्कुल, देखो अभिमन्यु मिश्रा इंडियन ओरिजिन के एक प्लेयर जो अमेरिकन चेस प्लेयर हैं, बेसिकली अमेरिका की तरफ से चेस खेलते हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनने का, यंगेस्ट एवर। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। 12 साल की उम्र और तकरीबन 12 साल 4 महीने 25 दिन की उम्र में इन्होंने ये फीट हासिल किया। ठीक है, तो इसकी वजह से 2 only इज करेक्ट,
आंसर बी आपका। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे वो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे गए थे। एक ये क्वेश्चन था कवच सिस्टम पर। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ national rail plan to create a future ready railway systems by 2028. Kavach is an automatic train protection system developed in collaboration with Germany. और तीसरा कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। 1 and 2 only is correct, 2 and 3 only is correct, 1 and 3 only is correct, 1 2 3 is correct. अब देखो एक चीज यहां पे आप देखेंगे, हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, ये करेक्ट मानेंगे हम इसको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान बनाया टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम्स बाय 2028। कवच जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, लेकिन इसे जर्मनी, ठीक है नहीं सॉरी, इसको गलत मानेंगे हम 2028 में नहीं, क्योंकि यहां पे पीआईबी के आर्टिकल ने 2030 ये डेट दी है कि नेशनल रेल प्लान जो है फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम्स के लिए वो 2030 तक जो है उसका समय दिया गया है, ना कि 2028 तक। ठीक है, ऑल्दो कुछ सोर्सेज कहते हैं लेकिन ये फिर भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जैक्ट डेट है कि इस समय तक हम फ्यूचर रेडी हो जाएंगे तो वो आखिरी फाइनल 2030 ही है, तो हम 2028 को गलत मानेंगे। दूसरा, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी, ये भी गलत है। जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन में नहीं है, ये इंडियन रेलवेज का खुद का डेवलप किया गया इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तीसरा, कवच सिस्टम में RFID टैग्स लगाए जाते हैं। अब आपका पीआईबी का आर्टिकल क्या कहता है कि इसको हम थ्रू आउट द ट्रैक्स इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, साथ ही में ब्लॉक इन स्टेशन सेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन देखो ये क्या कह रहे हैं कि अब ट्रैक स्टेशन पर जो है, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन पर ट्रैक्स हैं। अब RFID टैग्स बोला है उन्होंने, हम लगाएंगे किस पे, थ्रू आउट द ट्रैक लेंथ, जहां तक ट्रैक्स हैं वहां लगाएंगे, एक। दूसरा बोला लोकोमोटिव पे, जो आपकी ट्रेन्स हैं उनके ऊपर भी लगाया जाएगा, 2। तीसरा, स्टेशन में ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाएगा। ठीक है, 3 बोल दी बातें। यहां इसने मिक्स करके एक बात बोली, ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, मतलब जो स्टेशन पर जो ट्रैक्स हैं उनमें भी तो लगेगा। जब पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ जो लग रहा है अगर RFID टैग, तो वो क्या सिर्फ हम जो रेलवे स्टेशन में जो रेलवे स्टेशन के एरिया में जो जहां पर पटरियां हैं, क्या उस पर नहीं लगाएंगे हम RFID टैग्स? तो सब जगह लगाएंगे तो उस वो भी इंक्लूडेड होगा। तो सिंपल सी बात थी ये। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, तो ये सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है हमारा। ठीक है, लेकिन इसको आंसर को यहां पे हम बदल देंगे, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 and 2 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर 1 and 2 ओनली आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, आई थिंक जो क्वेश्चंस हैं उसमें 64th, हाँ एक क्वेश्चन और ये रह गया बस। ठीक है, ये डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू इंडिया डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। डॉर्नियर 228 सामने लिखा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोबमास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? देखो अब सिंपल है, अगर आपने C-17 ग्लोबमास्टर सुना है तो ये ना मिलिट्री यूज करती है जब बहुत सारे सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, या हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेके जाना होता है, तो बड़ा एयरक्राफ्ट क्या हेलीकॉप्टर है C-17 ग्लोबमास्टर, जिसके जरिए बहुत ज्यादा वेट कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। ठीक है, IL-76 जो है इसके ऊपर ये अभी न्यूज में था, भारत के पास टोटल 6 अवाक सिस्टम्स है। मतलब क्या है, जैसे मान ले एनिमी टेरिटरी में कोई एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे यहाँ पे रेडार्स जो है
वो रेडार कैसे काम करते हैं कि रेडार जमीन से हम उसका एंटीना इतना ऊंचा बनाते हैं कि उसकी रेंज ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा दूर तक ट्रैकिंग कर पाए। तो ऐसे रेडार्स बनाए जाते हैं। लेकिन फिर इसी से एक आइडिया जनरेट हुआ कि भाई अगर हम एक उड़ते हुए प्लेन के ऊपर रेडार लगा दें तो वो उड़ता रहेगा और ज्यादा बड़ी रेंज कवर कर पाएगा। जितना ऊंचा, मैंने बोला था ना कि जितना ऊंचा एंटीना, तो उसका एंटीना तो वो प्लेन के ऊपर फिट है, वो जितना ऊंचा होगा वो उतना ज्यादा। लेकिन ये रेडार सिस्टम हैवी होता है, ठीक है। तो ये IL-76 एक एयरक्राफ्ट है जो हमने रशिया से लिया है और इसके ऊपर हमने लगाया है एवाक सिस्टम जो इजरायली जो हमने परचेज किया है। तो IL-76 बेसिकली ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। साथ ही में इस पर रेडार्स भी फिट किए जाते हैं, तो ये गलत है। अगर डॉर्नियर 228 देखें, हाँ ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको नेवी भी यूज करती है और कोस्ट गार्ड भी यूज करते हैं। तो इसमें कितने, इसने पूछा था हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें 1 और 3, ठीक है। तो यानी कि 2 हो गए, ओनली 2, योर आंसर इज बी, ठीक है। तो ये थे हमारे मिसलेनियस जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, तो वो हमने अभी डिस्कस किए। तो आई होप जो ये आपका एग्जाम रहा है वो अच्छा गया हो। और अभी हम जल्दी एक एस्टिमेट जो है वो देंगे आपको, जिसके जरिए आप पता लगा पाएंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है और कितना जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों का एवरेज स्कोर है। वो हम जरूर उसका एक डेटा एनालिसिस आपके सामने जल्दी ही रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।